चलिए साहब, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो है फ्लक्स के ऊपर ले लेते हैं, है ना। तो पहला हमको क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके लिए क्या दे रखी है बेटा, ये आपको दे रखी है 5i कैप, ये आपके पास क्या दे रखी है 5i कैप प्लस ऑफ 4j कैप, ठीक है साहब, 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस ऑफ 4k कैप, माइनस ऑफ 4k कैप, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। आइवासोर में क्या इनटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, यानी ये सबसे मल्टीप्लाई हो सकता है आइवासोर में, ठीक है मेरे भाई। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। और कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बोला गया आगे, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड ओवर एन एरिया ऑफ, आपके पास एरिया भी दे रखा है यहाँ पे, और एरिया आपके पास एरिया वेक्टर क्या दे रखा है बेटा, एरिया वेक्टर आपके पास दिया गया है, वो दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप, क्या दे रखा है बताइए 2i कैप माइनस j कैप मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। ओके, सो 2i कैप माइनस j कैप इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास बहुत ही बेसिक हो गया है ना, ये चाहें तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा हमें निकालना है फ्लक्स, हमें क्या निकालना है फ्लक्स, हमें कैलकुलेट करना है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो फ्लक्स हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम जानते हैं कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है बताइए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अपन कह सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अच्छा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमारे बताइए, ये वाला आ जाएगा 5i कैप प्लस ऑफ 4j कैप माइनस ऑफ 4k कैप, ये वाली मल्टीप्ल समझ में आएगी नहीं आए मेरे भाई। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा था मेरे भाई, ये वाला कितना है बताइए आपके पास में 2i कैप माइनस ऑफ j कैप, तो ये डॉट हो जाएगा इनका, ये दोनों तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितना बचेगा यहाँ पे 10 की पावर 3, क्योंकि मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, है ना, तो ये आ जाएगा। ओके, अच्छा अब आपको डॉट प्रोडक्ट करना आता है क्या इनका, i वाले की i से, j वाले की j से, k वाले की k से। i वाले की i से करो 5 2 10, j वाले की j से करो -4, k वाला है ही नहीं तो माइनस का 0 मतलब प्लस का 0 जो भी है, और इंटू यहाँ पे क्या था हमारे पास में 10 की पावर 3। ओके, सो आंसर कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 3। इसकी यूनिट आप लिख सकते हो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है हमारे पास, न्यूटन पर कूलम, इसकी मीटर स्क्वायर होती है, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर भी होती है, हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो वोल्ट मीटर भी आ सकता है इसका आंसर। ओके, तो वो भी चलेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी चलेगा, ये समझ में आया आपको। ओके, तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया आपके पास में। अब अगर हम आगे देखें तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं क्या है ना। चलिए, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ई की वैल्यू आपके दे रखी है 3 इंटू 10 टू द पावर 3। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ दिया गया है और वो ये दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये आपके पास में आई कैप है। आई कैप का मतलब ये केवल एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है साहब, और यहाँ आपके पास लिखा भी हुआ है न्यूटन पर कूलम, ये इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें, उन्होंने क्वेश्चन ये बोला है कि व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द yz प्लेन। आइवा समझ में क्या, आपके पास समझ में आ गया है ना। हमें क्या लेना है, एक हमारे पास स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और वो yz प्लेन के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, yz प्लेन के पैरेलल है। आइवा समझ में क्या, समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई। अभी आप आगे मैथ्स में पढ़ेंगे yz प्लेन की इक्वेशन, अगर कोई भी प्लेन yz के पैरेलल होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, आइवा समझ में, ठीक है मेरे भाई। अभी आप इस तरह समझने की कोशिश करिएंगे कि हम तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से XYZ एक्सिस बना सकते हैं, है ना। आप अच्छी तरह जानते हैं, मान लीजिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये आपके पास में क्या है बेटा, यहाँ पे z एक्सिस है, ये बाहर की तरफ है एक्चुअल में ना, किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं मेरे भाई। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये हमारे पास में प्लेन है, ये आपके पास स्क्वायर है, और ये देखिए ये yz प्लेन है आपके पास में, है ना। ये इधर की तरफ जब ऐसे आएगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ये z एक्सिस हो गया, तो ये प्लेन आप देख सकते हैं, ये प्लेन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसके एग्जैक्टली ऊपर भी, है ना, क्योंकि सब yz प्लेन कौन सा होता है, ऐसा प्लेन जो yz एक्सिस से पास होता है। तो ये जो प्लेन है yz एक्सिस से पास हो रहा है ना, देखो बेटा, है ना, y पे भी आएगा, तो इस तरीके से सिचुएशन बनेगी इसमें। ये वाली बात समझ में आएगी नहीं है। और इसकी साइड कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, तो इसमें कितना फ्लक्स इसमें निकल रहा है वो हमसे पूछा गया है। ये वाली बात समझ में आएगी नहीं, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया अब तो, है ना, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपके पास में। डायग्राम में बताना चाहो तो डायग्राम में भी बना सकते हो आप इस तरीके से। आइवर समझ में क्या कि हमारे पास में ये जो है आप देख सकते हैं, ये मैंने इस तरीके से बना दिया है मेरे भाई, ये दिख रहा है थोड़ा सा yz प्लेन के पैरेलल, है ना। ओके, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी x डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से इधर है। अब क्योंकि अगर प्लेन ऐसा रखा हुआ है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस साइड में होगा। अच्छा, उधर इस वाली सरफेस पे
इसका इस साइड में भी हो सकता है, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, ये वाली बात पता है क्या आपको? आई बात मतलब, लेकिन एक बार जो डिसाइड कर लिया वो पूरे क्वेश्चन में वही चलेगा फिर, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं मेरे भाई? ओके, तो आप समझ सकते हैं कि इससे फ्लक्स जब निकलने की बात होगी तो इस साइड में आएगा उसका एरिया वेक्टर, तो इसको मैं ए वेक्टर बोल दूं, है ना, एरिया वेक्टर आएगा इस साइड में ऐसे, क्यों मेरे भाई? ओके, डायरेक्शन को वैसे हम उसकी डायरेक्शन को एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, एन कैप, है ना? ओके, तो इनके बीच का, दोनों के बीच का एंगल कितना है आपके पास में? 0 डिग्री है ना, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री। अच्छा, आप इसका एरिया निकाल सकते हो क्या? ये स्क्वायर है, इसकी साइड आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, साइड कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप इसका एरिया निकाल दोगे क्या, है ना? एरिया क्या आ जाएगा बताइए? एरिया क्या होता है स्क्वायर का? तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास में कितना आ जाएगा? वो हमारे पास में हो जाएगा साइड स्क्वायर। क्या आएगा बताइए बेटा? साइड स्क्वायर हो जाएगा। साइड कितनी है आपके पास? ए का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 10, या आप इसको सीधा 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर कर दो, तब ये सीधा मीटर में आ जाएगा। क्यों? तो कितना हो जाएगा बताइए? ये हो गया था 10 की पावर -1 स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -2, और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर एरिया आ गया। क्या आ गया आपके पास में? एरिया। अच्छा, डायरेक्शन उसकी भी आई कैप ही है, डायरेक्शन उसकी भी क्या है? आई कैप ही है। आप चाहो तो डॉट प्रोडक्ट भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई ए कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री है यहाँ पे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो आंसर आ जाएगा ई ए। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई साहब? सो दिस इज योर फ्लक्स, ठीक है बेटा। अगर हम ऐसे फ्लक्स निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दोगे क्या वहां से? कितना क्या बताइए? 3 इंटू 10 टू द पावर 3, एरिया कितना है? 10 की पावर -2, सॉल्व कर लोगे कितना आंसर हो जाएगा? 330 हो जाएगा क्या? 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई बात समझ में क्या? तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अब उन्होंने यही क्वेश्चन आगे बोला है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। इसके थ्रू मतलब कितना फ्लक्स होगा, समझ में आया नहीं है मेरे भाई? इससे कितना फ्लक्स इसमें से निकलेगा ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है सर। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। आई वाज में क्या मतलब? इस प्लेन का जो नॉर्मल है, देखो सरफेस नहीं बोला है, ध्यान रखना। इस जो प्लेन है आपके पास में, अभी देखिए ये जो प्लेन है, मान लीजिए मेरा हाथ है, ठीक है साहब, अभी ये प्लेन ऐसा रखा हुआ है, ये इसका नॉर्मल है। अभी इसके नॉर्मल ने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया हुआ है? 0 डिग्री का। आई वाज अच्छा, एक्स एक्सिस से एंगल बनाने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बनाना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स डायरेक्शन में ही है। तो ये जो सरफेस है, ये जो प्लेन है, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? फिलहाल इस सिचुएशन में कितना बना रहा है? 0 डिग्री, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 0 है। अब उन्होंने कहा कि वो एंगल कितना बना रहा है? उससे 60 डिग्री बना रहा है, यानी कि अब ये सरफेस ऐसे ना होके थोड़ी सी इसको टिल्टेड ऐसे कर दिया गया है। तो इसका जो सरफेस का जो नॉर्मल है, आई वाज वो ये है, उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। वही हमारे पास एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है, होती कि नहीं होती है? तो आप समझ सकते हैं एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं है साहब? ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है साहब। तो आप समझ गए होंगे, वही फॉर्मूला लगाना है, cos 0 डिग्री से cos 60 रखेंगे, यहाँ पर 1/2 एक्स्ट्रा आएगा, आंसर 15 हो जाएगा। और क्या समझ में आया मेरे भाई? क्या बहुत ही बेसिक सी बात है, बहुत ही सिंपल है हमारे पास में, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ये सीबीएसई में 2005 में, 2006 में, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 20 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम मीटर इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज्ड सरफेस। एक डाइपोल को किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर पैक करके रख दिया, ओके। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। आई वाज में क्या, मान लीजिए रूम है, इस रूम के अंदर, आपके जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, इस रूम की बात कर रहे हैं, ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है, तो सर टोटल फ्लक्स कितना सरफेस से बाहर निकलेगा? तो आंसर आएगा 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि उस क्लोज सरफेस के अंदर, देखो गाउस थ्योरम यहां लगा देंगे तो गाउस लॉ क्या कहता है कि कितना चार्ज इनक्लोज किया गया है सरफेस के अंदर, उसका सम करके अपन डिवाइड करना है एप्सिलॉन नॉट से, डायरेक्ट फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास। लेकिन चार्ज इनक्लोज हो ही कहां रहा है, क्योंकि नेट चार्ज तो 0 हो जाएगा डाइपोल का। डाइपोल बोल दिया ना उसने, -q + q। डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो ये डाइपोल है, -q + q हो गया। नेट चार्ज तो 0 हो गया ना मेरे भाई, मतलब इसके अंदर चार्ज ही नहीं है, तो फ्लक्स कहां से निकलेगा? समझ में आ गया आपको? बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है मेरे भाई, ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी, जैसे मान लीजिए ये एक क्वेश्चन आया था पंजाब बोर्ड में 2011 में, नेम, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। ये उत्तराखंड बोर्ड में भी आया था एक बार, ठीक है मेरे भाई, कि उस क्वांटिटी का नाम बताएं जिसकी, मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताएं जिसके असर न्यूटन पर कूलम होती है। तो बताइए उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई वाज में क्या, सब ये बेसिक सी बातें हमारे पास में आती हैं। आई वाज में क्या, और ये सब तो आप कर ही लेंगे, है ना। चलिए साहब, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, अच्छा ये आप जानते
हैं क्या कि डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है? हमने याद है डाइपोल पढ़ा था, डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। आई वाज समझ में क्या? बच्चों से ये उम्मीद की जाती है कि जो उनको पढ़ाया गया है एटलीस्ट वो उतना याद कर लें। आई वाज समझ में क्या? एक होती है तृष्णा करना, तृष्णा करने का मतलब होता है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, कुछ नहीं होता फिर। इसलिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है एटलीस्ट आपको उतना तो आना ही चाहिए। ओके, तो किसी भी डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर कितना टॉर्क काम करता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। नेट फोर्स तो जीरो होता है, आई वाज समझ में क्या? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि। ओके, तो नेट टॉर्क जो होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर होता है। आई वाज समझ में क्या? आप समझ सकते हैं फोर्स तो जीरो है ही है। देखो इक्विलिब्रियम में लाने के दो तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? दो। कौन कौन से? फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो, दोनों जीरो होने चाहिए तभी वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा पूरा। तो फोर्स तो जीरो है ही है डाइपोल का, है ना, मतलब नेट फोर्स तो लग ही नहीं रहा है पूरे सिस्टम पे। अगर हम बात करें नेट टॉर्क की तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था? पीई साइन थीटा यानी पी क्रॉस ई। अच्छा, अब तुम चाहते हो कि टॉर्क जीरो हो जाए तो जीरो कब होगा? एक तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो है, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ देखें ध्यान से तो ये हमारे पास में क्या था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना, ये हमारे पास में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। अगर आप डाइपोल को ऐसे रख दो, मान लो ये माइनस क्यू और ये क्या है? प्लस क्यू है, तो उसकी डायरेक्शन भी इस साइड में हो जाएगी, दिस इज पी वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी उधर है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गई। आई वाज समझ में क्या? इस केस में भी टॉर्क जीरो होगा। देखो नेट फोर्स तो वैसे ही जीरो था, नेट फोर्स तो वैसे ही जीरो था, नेट टॉर्क भी यहाँ जीरो हो गया, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है। आई वाज समझ में क्या? किस में आ चुका है? इक्विलिब्रियम में आ चुका है। और इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे इसको यहाँ पे? स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस केस में उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, अभी हम उसके ऊपर बात करेंगे आगे भी। आई वाज समझ में क्या? तो ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? जब पी और ई के बीच का एंगल कितना हो? 0 डिग्री हो। अगर मान लीजिए ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और डाइपोल मोमेंट हमारे पास में मान लीजिए माइनस क्यू है प्लस क्यू है, इस तरीके से आपने डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस टाइप से है भाई, इधर आप समझ में आ रहा है ना आपको? पी वेक्टर इधर है, ई वेक्टर उधर है, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। अभी भी टॉर्क जीरो ही आएगा क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पी साइन थीटा, साइन 180 भी जीरो ही होता है, तो आंसर इज फाइनली जीरो। लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या है ये? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यानी अगर डाइपोल ऐसा रखा है और अगर तुम उसको डिस्प्लेस कर दो तो वो डांस करेगा यहाँ पे, इधर उधर जा नहीं सकता। आई वाज समझ में? 3 टाइप की इक्विलिब्रियम पढ़ी थी ना हम लोगों ने, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। आई वाज समझ में क्या? स्टेबल क्या होती है? जिसको अगर हम थोड़ा डिस्प्लेस कर दें तो वहां पर मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करता है। अनस्टेबल में ऐसा नहीं होता। अगर आप इसको डिस्प्लेस घुमाने की कोशिश करोगे तो ये वापस स्टेबल में चला जाएगा। समझ में आएगी नहीं? मतलब अगर आप इसको डिस्प्लेस करोगे ना सीधा 0 डिग्री पे घूम जाएगा ये, क्योंकि वो स्टेबल में जाने की कोशिश करेगा बार बार। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होती है? जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री हो। डायग्राम भी बना दिया मैंने, ऐसा पेपर में आता है कि डायग्राम बना के दिखाएं। आई वाज समझ में क्या? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका इस साइड में, डाइपोल मोमेंट इधर हो गया। आई वाज समझ में क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए साहब, तो ये हमारे पास बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, बहुत ही सिंपल सी हमारे पास क्वेश्चन हैं ये वाले। ठीक है साहब, और भी इसमें बहुत सारी बातें हमारे पास में आएंगी, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम बाद में। तो बहुत है इतना आज के लिए, चलिए, थैंक यू सो मच।